हेलो स्टूडेंट्स, our कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेक्चर सीरीज जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस डिस्कस करते हैं मैथ स्ट्रेच और देखते हैं जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब तक इसमें हमने डिस्कस कर लिया था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। आप जैसे कि देख सकते हैं पीपीटी में सेक्शन 1 to 4, यहाँ सेक्शन 74। हमने डिस्कस कर लिया था डिस्चार्ज वाला पूरा टॉपिक। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज क्या होती है, ब्रीच क्या होता है, डैमेजेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। रेमेडीज पे हमने कर लिया था। उसके बाद सिर्फ कॉम्पनसेशन के, इसके बाद हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक कवर किया जिसमें हमने मेन पांच ही सेक्शन है जिसमें 5 टाइप के क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हम देखे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है पर उसका नेचर जो है वो रिजेंबल करता है एक कॉन्ट्रैक्ट को, कोर्ट उसी तरीके से उन्हें इन्फोर्स कराती है। तो हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जिन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एक तो पहले नेचुरल जस्टिस होता है, क्योंकि ना बहुत ऑब्वियस है ना कि कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं कि उसमें क्लॉजेस दिए हुए हो, तो अगर उनके एब्सेंस में कैसे होगा उनका इन्फोर्समेंट, तो ना वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। अब कौन से प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स होते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट के। तो अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल हमने समझने की कोशिश करी कि भाई अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है, इसका मैगजीन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे। इसके बाद फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर, मतलब 5 टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, 5 सेक्शन, ईच रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने वो समझा था जिसमें मेनली नेसेसरीज की सप्लाई, उसके बाद फिर फाइंडर ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में समझा। इसमें कौन कौन से सेक्शंस थे हमारे, 68 से हम अगर आए तो पहला नेसेसरीज की सप्लाई, दूसरा है उसके बाद फिर कि अगर डेटर क्रेडिटर वाला था कि आपके जगह पे कोई अगर रिइंबर्समेंट कोई पैसे पेमेंट कर रहा है। थर्ड बात आ जाती है नॉन ग्रेच्युटस एक्ट की। उसके बाद फाइंडर ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद फिर अंडर मिस्टेक या कोर्शन कोई सामान डिलीवर हो गया है या तो पैसे पेमेंट हो गए हैं तो उसके लिए कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारा हमने समझा अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद से ये चैप्टर 6 जो है, जो बात करता है ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि वाइल डिस्कसिंग हमने ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये 3 छोटे छोटे सेक्शंस हैं जिसे हम क्विकली देख लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे आ जाएंगे सेक्शन 124 पे। अब सीधे 3 ही सेक्शन इस चैप्टर में, 73, 74, 75। 75 के बाद सीधे 124 पे हम क्यों आएंगे वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसे हम कवर कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्लियरली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके बारे में बात कर रहा है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हमने बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस देखे भाई, हमने उसके देखे ना कि किस क्या क्या उसके लिए रेमेडीज हैं। तो रेमेडीज में क्या था, इंजंक्शन हो सकता है, डैमेजेस हो सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, क्वांटम मेरिट हो सकता है, ये सारी चीजें हमने समझी। अब जहां हम स्पेसिफिकली कॉम्पनसेशन या डैमेजेस की बात करते हैं, डैमेजेस मतलब क्या, मैंने बताया डैमेज और डैमेजेस का कॉन्सेप्ट। तो डैमेजेस मतलब क्या होता था, डैमेजेस मतलब कॉम्पनसेशन। तो जहां स्पेसिफिकली डैमेजेस की बात की है, हमने डैमेजेस के टाइप्स समझे क्या क्या होते हैं, कितने तरीके के, कैसे कैसे उसका ब्रीच के केस में कैसे कैसे दिया जाएगा, वो इन 3 सेक्शंस में मेनली दे रखा है। तो सेक्शन 73 सबसे पहले क्या कहता है, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया। When a contract has been broken, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, the party who suffers by such breach, मतलब कौन हो गया, अग्रीव्ड पार्टी की बात हम कर रहे हैं, जो विक्टिम है उसके लिए is entitled to receive, उसे रिसीव होने के लिए वो एंटाइटल्ड है क्या, अब यहां से आता है फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि जो गिल्टी पार्टी है, वो जो अग्रीव पार्टी है उसे कॉम्पनसेशन देगी, मतलब जो अग्रीव पार्टी है वो एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन फ्रॉम द पार्टी दैट इज गिल्टी। अब क्या क्या, कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड टू हिम देयरबाय, किसी भी तरीके का कोई लॉस और डैमेज। लॉस और डैमेज दोनों चीजें क्यों लिखी हुई है, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब हम लॉस की बात करते हैं, ये दिस पर्टिकुलरली रेफर्स टू मॉनेटरी लॉस। ठीक है, इसका एक
नैरोअर कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम डैमेज की बात करते हैं तो डैमेज सिर्फ मॉनिटरी नहीं है, सिर्फ पेक्यूनरी डैमेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो डैमेज इज द बिगर सर्कल, इसका एक पार्ट है लॉस, इसीलिए लिखा है कि कोई लॉस या कोई डैमेज, कुछ भी जो एक पार्टी को होता है दूसरी पार्टी की वजह से, तो जो विक्टिम पार्टी है यानी जो अग्रीव्ड है वो एंटाइटल्ड है दूसरी पार्टी से कॉम्पनसेशन के लिए, विच ना कौन से कॉम्पनसेशन, किस किन लॉसेस के लिए, यहाँ पे तो लिखा है किसी भी लॉस या डैमेज, लेकिन कौन से, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it। कह क्या रहा है कि कोई भी ऐसे डैमेज या लॉस के लिए जो कि क्या, यहां से पहला जो कि या तो नेचुरली अराइज, भाई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, जब ए और बी दो पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट टूटा, तो यूजुअली जितना जैसे जितने के ट्रांजैक्शन का था उतने का तो लॉस हुआ, वो तो नेचुरल लॉस है, ठीक है। तो जितना यूजुअल कोर्स में हुआ वो, या दूसरा क्या लिख रहा है, जो पार्टीज को पता था कि इतना ब्रीच हो सकता है, मतलब नेचुरल या प्रोबेबल हमने पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर जब हम डैमेजेस पढ़ रहे थे, तो नेचुरल एंड प्रोबेबल, जो जनरल डैमेज की हम बात करते हैं तो ये यही कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कौन से डैमेज के लिए, नेचुरल एंड प्रोबेबल, जो नेचुरली यूजुअल कोर्स में अराइज हो रहा है या आइडिया है कि इतना लग सकता है, प्रोबेबल। ये किसमें आता था, ये आता था जनरल डैमेजेस में। जनरल डैमेजेस जो हमने पढ़ा था नेचुरल एंड प्रोबेबल, उस लॉस या डैमेज की वजह से जितना भी, उस ब्रीच की वजह से जितना भी लॉस या डैमेज हुआ है पार्टी को, वो अग्रीव पार्टी एंटाइटल्ड है गिल्टी पार्टी से कॉम्पनसेशन के लिए। Such compensation, देखिए दूसरा पार्ट, such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reason of the breach। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस के लिए यहाँ पे नहीं एंटाइटल है, इसके अंदर सेक्शन 73 के फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि भाई क्या कह रहा है, नेचुरल एंड प्रोबेबल, जो नेचुरली ब्रीच से अराइज हुआ या आइडिया था जो पार्टी को अंदाजा था कि इतना लॉस हो सकता है, क्या नेचुरल एंड प्रोबेबल, जनरल। दूसरा पार्ट कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट लॉसेस हैं, जो हमने रिमोटनेस ऑफ डैमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई आप बोलो कि आपकी ब्रीच की वजह से ऐसा हुआ कि मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, जिससे मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा सका, जिससे उसको 25,000 का फाइन इम्पोज कर दिया गया, स्कूल ने कर दिया बच्चे पे, तो ये 25,000 जो है क्योंकि आपके ब्रीच की वजह से हुआ, तो ये 25,000 भी आप दो, नहीं नहीं, ब्रीच से आपको अगर जितने को लॉस हुआ है, आपको 10,000 को लॉस हुआ मेरे ब्रीच से, तो सिर्फ इतने के लिए एंटाइटल हो। आप ये बोलो कि इससे इतना शॉक लगा कि मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज हो गई, जिसकी वजह से मेरी बेटी स्कूल नहीं गई, जिसकी वजह से उसे 25,000 वो एग्जाम नहीं दे पाई तो 25,000 फाइन लग गया। अब ये क्या बात हुई, ये तो इनडायरेक्टली कह रहे हो आप। तो हमने रिमोटनेस ऑफ डैमेज में यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज ये कहता है कि भाई जो डायरेक्ट लॉस है, जो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली इसकी वजह से हुआ, एकदम डायरेक्ट नेक्सस, उसी डैमेज के लिए लायबल होगी पार्टी, जो इनडायरेक्ट लॉसेस है उसके लिए नहीं। सेम चीज कह रहा है, सच कॉम्पनसेशन इज ओनली टू बी गिवन फॉर, इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, किसी इनडायरेक्ट या रिमोट मतलब बहुत दूर डिस्टेंट, रिमोट या इनडायरेक्ट लॉसेस के लिए नहीं, मतलब जो डायरेक्ट लॉस है उसके लिए, जो नेचुरल एंड प्रोबेबल लॉस है, मतलब इसमें इस सेक्शन में जनरल डैमेजेस की बात की है, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract। ये तो हमने पढ़ लिया कि एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, ठीक है, यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि भाई ये क्या लिखा है, डिस्चार्ज ऑब्लिगेटिंग रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, हमने पढ़ा था। तो इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अब अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में फेलियर हो जाता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके का फेलियर हो गया डिस्चार्ज में, तो वहां पे अपने यहाँ पे ब्रीच नहीं कह रहे हैं, यहाँ ब्रीच इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि एज सच कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं हो पाई तो डिस्चार्ज है, फेलियर टू डिस्चार्ज हो गया। ब्रीच कब होगा, जब एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तब तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, लेकिन यहाँ पे फेलियर टू डिस्चार्ज हो गया। तो हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, तो जो नेचुरल एंड प्रोबेबल लॉस है उसके लिए अग्रीव पार्टी एंटाइटल्ड है फ्रॉम द गिल्टी पार्टी, ठीक है। लेकिन वो डैमेजेस जो मिलेंगे वो सिर्फ मिलेंगे उसको डायरेक्ट लॉसेस के लिए, रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस के लिए नहीं, ठीक है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में फेलियर का, परफॉर्मेंस का फेलियर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी पार्टी कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल्ड है। अब क्या है यहाँ पे देखिए,
विद एन ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसकी बात कर रहा है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स की, हैव बीन इंकर्ड एंड हैज नॉट बीन डिस्चार्ज्ड। यहाँ पे क्या हो गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस का फेलियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 68 में हम देख रहे थे सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में, ठीक है, तो जो इनकेपेबल पर्सन था उसकी प्रॉपर्टी से उसके रिम्बर्समेंट होना था, जो सप्लायर है उसका, ये था, यही कॉन्सेप्ट था 68 के अंदर। अब यहाँ क्या कह रहा है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस का फेलियर हो गया, तो मतलब जो सप्लायर को जो रिइंबर्समेंट होना चाहिए था, फॉर एग्जांपल अगर सप्लायर को जो रिइंबर्समेंट होना चाहिए, 68 का कॉन्सेप्ट यही कह रहा है, वो रिइंबर्समेंट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन नहीं हुआ, ठीक है, वहां फेलियर हो गया। एनी पर्सन इंजर्ड बाय द फेलियर टू डिस्चार्ज, अब जिस पर्सन को लॉस हुआ है, मतलब सप्लायर है, सप्लायर को लॉस हुआ है, is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contracted to discharge it and broken such contract। तो क्या कह रहा है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी आप देखिए, सबसे पहले ब्रीच का टर्म कहीं यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि ब्रीच हो ही नहीं सकता, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस हो सकती है। तो इस पार्ट ने क्या कहा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी, जहां अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से, भाई आपने फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, नहीं कर पाए, वहां पे भी जो अग्रीव्ड पार्टी है, जैसे 68 का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो सप्लायर जो है उसे आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो तो अग्रीव्ड हो गया ना, वहां पे क्या हुआ, उसका तो लॉस हो गया, उसने आपकी भलाई के लिए आपको सामान पहुंचाया, आपने उसका पेमेंट ही नहीं किया, रीइंबर्समेंट उसका हुआ ही नहीं। तो वहां पे भी जो अग्रीव पार्टी है, मतलब अगर 68 का एग्जांपल है, तो जो सप्लायर है वो एंटाइटल्ड है कि जिस पार्टी को उसने सामान गुड्स डिलीवर किए हैं वो उससे कॉम्पनसेशन ले सके, मतलब उससे कॉम्पनसेशन के लिए वो एंटाइटल्ड है, जस्ट लाइक अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अगर जैसे इन्फोर्स होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में हमने कॉन्सेप्ट ही यही पढ़ा था कि ऑल्दो नॉट फॉर्मल इन नेचर दीज आर इन्फोर्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, यही। तो कॉन्सेप्ट कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि अगर फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस होती है तो उस केस में जो डिस्चार्ज, जो अग्रीव्ड पर्सन है, अग्रीव पर्सन है जिसका लॉस हुआ है, वो दूसरी पार्टी से, मतलब जिसके लिए सर्विसेज किए गए हैं, उससे वो कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल्ड है कि भाई उससे वो कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं, और इसका एनफोर्समेंट बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह। ये देखिए इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। अब आते हैं सेक्शन 74 पे, तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था 73 का। 73 में क्या कहा, दो चीजें दी गई, पहला दो पार्ट में है, पहला एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच, और दूसरा एक, देखिए ये चैप्टर जो है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, हमने देखिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, ठीक है, जिसमें प्राइमरीली एक डैमेजेस है। तो ये चैप्टर जिसके अंदर सिर्फ 3 सेक्शंस हैं, सिर्फ एक पार्ट से डील करता है, डैमेजेस, बाकी नहीं। इंजंक्शंस अलग हो जाता है, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चली जाती है एसआरए के अंडर, ये सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो ये पार्ट जो है ये सिर्फ बात करता है डैमेजेस से, जिसमें 73 में दो पैराग्राफ्स में से डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट कह रहा है कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है तो भाई जो गिल्टी पार्टी है वो देगी कॉम्पनसेशन जितना होगा, लेकिन कौन सा, जो नेचुरल एंड प्रोबेबल लॉसेस है, मतलब जनरल डैमेजेस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो अगर इनडायरेक्ट या रिमोट लॉसेस है उसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट केस में अगर फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस होता है तो वहां पे भी जो पार्टी दूसरी पार्टी है वो अग्रीव्ड पार्टी को कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल्ड है, वो के लिए लायबल है, वो देगी। अब आते हैं 74 पे। 74 क्या कह रहा है, कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनाल्टी इज स्टिपुलेटेड फॉर, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ही पेनाल्टी दे रखी है, स्टिपुलेटेड फॉर मतलब ऑलरेडी दे रखी है। इफ यू ऑल रिमेंबर हमने डैमेजेस में लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, ब्रीच होता है ऐसे में, तो चीजों का अंदाजा लगाते हुए कि लगभग इतने के लॉस होंगे, उसमें अमाउंट दिया होता है कि इतने की ब्रीच होने पे ये कॉम्पनसेशन अमाउंट होगा, ठीक है, यही लिक्विडेटेड डैमेजेस का कॉन्सेप्ट था। 74 वही बात करता है। 74 क्या कह रहा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पनसेशन वेयर पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, जहां पेनाल्टी दे रखी है। अब एक और बात, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक तो पढ़ा था लिक्विडेटेड डैमेजेस, दूसरा पढ़ा था पेनाल्टी, दो चीजें पढ़ी थी। लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या था कि भाई
लॉसेस को कितने इनकर हो सकते हैं उसको लगभग कैलकुलेट करके एक अंदाजा लगा के उसको एस्टिमेट करके कॉम्पनसेशन अमाउंट दे रखा है। अब जैसे मान लीजिए 25,000 तक का लॉस होने का इनकर हो सकता है ब्रीच के केस में, ये अंदाजा लगाया गया, एस्टिमेट किया गया। 25,000 का लॉस सकता है तो 30,000 का कॉम्पनसेशन रखा गया। ठीक है, ये हो जाएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस। हमने कैसे समझा था कि जो ये हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अगर 25,000 का लॉस होने पे रखा है कि 30 लाख का, 30 लाख के लिए अमाउंट पेबल होगी पार्टी जो गिल्टी पार्टी है। तो जब अगर ये इस तरीके का दिया हुआ हो डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब लॉस जितना हो रहा है और अमाउंट जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा है उससे, तो फिर हम समझते हैं कि ये पेनाल्टी फिगर है, पेनाल्टी अमाउंट। कैसे पता चलता है? क्योंकि पेनाल्टी का पर्पस क्या है? पार्टी को पीनलाइज करना, मतलब पार्टी को पनिशमेंट देना, उन्हें ये बताना, ये डेटर करना कि भाई देखो गलती की हो तुमको इसकी सजा मिलेगी। ठीक है, और ये जो होता है ये मैक्सिमम अमाउंट होता है, मतलब 30 लाख पार्टी ने दे तो दिया। अब जरूरी नहीं कि कोर्ट जब देगा तो 30 लाख पूरे पूरे दे देगा कि भाई आपको पेनल्टी 30 लाख की लगाई जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या 30 लाख में कोर्ट को लगता है कि नहीं ठीक है 25,000 का ही लॉस था तो 30 लाख पेनाल्टी अमाउंट जरूर, एक बहुत हाईएस्ट अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट रखा जाता है। कोर्ट जिसको आराम से रिड्यूस करती है, जैसे कोर्ट कहे कि नहीं भैया आप 1 लाख भी दोगे तो भी काफी है क्योंकि 25,000 का ही लॉस हुआ है। लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस में जितना लॉस इनकर हो रहा है उसको एस्टिमेट करके उसके लगभग का ही फिगर कॉम्पनसेशन का लगाया जाता है। जैसे 25,000 का लॉस है तो 30,000 का। तो इस केस में लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस में जनरली कोर्ट अमाउंट को, कॉम्पनसेशन अमाउंट को कम नहीं करवाती है। ये हमने डिफरेंस पढ़ा था कि बहुत ज्यादा फिगर है अगर लॉस से डिस्प्रोपोर्शनेट तो हम उसको समझ लेंगे कि वो पेनाल्टी है, जो कि एक ज्यादा अमाउंट, हायर अमाउंट रखा जाता है क्योंकि कोर्ट नॉर्मली उसमें रिडक्शन करा सकती है। लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस में जनरली रिडक्शन नहीं होता है अमाउंट का, एस्टिमेट करके लॉस को लगभग उतना ही कॉम्पनसेशन का अमाउंट रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉम्पनसेशन जहां पेनाल्टी ऑलरेडी दे रखी है, स्टिपुलेटेड फॉर मतलब स्पेसिफाइड गिवन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में ही पेनाल्टी अमाउंट दे रखी है। When a contract has been broken, breach of contract हो गया पहले तो, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। If a sum is named in the contract as the amount to be paid in case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, पहला तो कोई सम दे रखा है कि इतना अमाउंट पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, कोई सम दे रखा है। इन केस ऑफ ब्रीच क्या लिखा है, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in case of such breach, कि ब्रीच के केस में इतना अमाउंट दिया जाएगा। तो ये जो सम है, ये सम क्या है, यही सम आपको कॉम्पनसेशन हो गया, ठीक है, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गया। या दूसरा क्या है, और इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी अदर स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, दूसरा क्या है, या तो सम दे रखा है या पेनल्टी दे रखी है। ठीक है, सम में क्या है कि भाई सब जोड़ जाड़ के कि इतना लॉस होगा आपको, उसके लिए इतने खर्चे आएंगे, ये सारा कुछ मिला के जब दिया गया वो सम हो गया। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस की जहां हम बात कर रहे हैं, पेनाल्टी एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाया गया कि भाई ब्रीच के केस में, मतलब इसका पर्पस होता है डेटर करना पार्टी को कि आप ब्रीच करो ही नहीं। तो एक अगर या तो सम दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट में या फिर पेनाल्टी का अमाउंट दे रखा है। द पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ द ब्रीच, जिस पार्टी के जो कंप्लेन करती है ब्रीच का कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया दूसरी पार्टी ने, मुझे तो लॉस हो गया, इज एंटाइटल, जिसके लिए ब्रीच होता है, मतलब जिस पार्टी जो अग्रीव्ड पार्टी है वो एंटाइटल है, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, चाहे असली में डैमेज या लॉस हुआ हो या नहीं, लेकिन फिर भी entitled है to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named or as the case may be the penalty stipulated for। क्या कह रहा है कि दो पार्टी है, चलिए ठीक है, ए और बी, दो पार्टी है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, मान लीजिए बी के पार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, बी ने ब्रीच कर दिया तो ए क्या हो गया, ए अग्रीव्ड पार्टी हो गई, जिसके पार्ट पे हुआ दूसरी पार्टी अग्रीव्ड हो गई। अब अग्रीव पार्टी जो है उसने कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ दिया आपने, अब मेरा क्या, मुझे तो लॉस हुआ। तो जो अग्रीव पार्टी है, चाहे दूसरी जिस जिस पार्टी की वजह से ब्रीच हुआ है, तो अग्रीव पार्टी जो है चाहे एक्चुअली लॉस इनकर उसे हुआ हो या ना, चाहे लॉस नहीं भी हो सकता है,
हमने क्या पढ़ा था नॉमिनल डैमेजेस के केस में कि एक्चुअली लॉस या डैमेज कोई नहीं हुआ है, लेकिन पनिशमेंट के तौर पे वार्निंग होती है कि भाई तुमने ब्रीच तो किया है ना, ब्रीच के लिए आपको देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन। तो कह वही रहा है कि भाई चाहे एक्चुअली कोई लॉस हुआ है या नहीं, सिर्फ ब्रीच हुआ है इतना काफी है। ब्रीच हुआ है चाहे एक्चुअल लॉस हुआ हो या नहीं अग्रीड पार्टी को, तो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो सम दे रखा है, यस, अगर जो सम दे रखा है उतना, या फिर जो पेनाल्टी दे रखी है उतनी, वो उतना पेमेंट गिल्टी पार्टी को, अग्रीव पार्टी जो है उसे करना होगा। उतने जो अग्रीव पार्टी है वो रिगार्डलेस ऑफ वेदर एक्चुअल डैमेज और लॉस हैज बीन कॉज्ड और नॉट, चाहे असली में डैमेज या लॉस नहीं भी हुआ हो तो भी वो इंटाइटल है किस चीज के लिए, टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ब्रीच हुआ है उस पार्टी से लेने के लिए क्या, रीजनेबल कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड, जितना कॉम्पनसेशन अमाउंट दे रखा है उससे ज्यादा नहीं। जैसे वही मैंने कहा मान लो 30,000 का अमाउंट दे रखा है अगर कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉम्पनसेशन उसे 30,000 तक ही मिल सकता है, 30,000 से ज्यादा का नहीं मिलेगा। ठीक है, और एज द केस में बी द पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, या तो अगर सम अमाउंट दे रखा है जितना कॉम्पनसेशन है उतना तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा, या पेनाल्टी दे रखी है तो जितना अमाउंट की पेनाल्टी है उतना तक की लगाई जा सकती है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज कॉम्प्लेक्स, तो इसे थोड़ा सा तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो दो पार्टी है, ठीक है, उनके बीच हो गया ब्रीच। अब एक पार्टी जिसके जिसके पार्ट पे ब्रीच हुआ वो हो गई गिल्टी, और जो जो सफरर है जो विक्टिम है वो गई अग्रीव। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है सेक्शन 74 में कि जरूरी नहीं है जो विक्टिम पार्टी है उसको कोई एक्चुअल लॉस या डैमेज हुआ हो। ठीक है, जैसे मान लो हुआ क्या कि बी को ए को कोई सामान डिलीवर करनी थी किसी स्पेसिफिक डे। ठीक है, अब बी फेलियर हो गया परफॉर्मेंस करने में, ठीक है, नहीं कर पाया डिलीवर जो करना था, तो उस ए ने क्या किया कि अब वही सेम सामान दूसरे से एक्स से खरीद के तब जाके किसी और पार्टी को बेचा। तो इससे क्या हुआ कि उसने सेम रेट पे ही खरीदे, जितने बी से लेने थे उतने ही रेट पे किसी और से खरीद लिया। एक्चुअली उसे कोई लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे कोई लॉस हुआ ही नहीं, लेकिन डैमेज, लेकिन ब्रीच तो हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच तो हुआ। भाई आपको परफॉर्मेंस करनी थी आप नहीं कर पाए, ब्रीच हुआ लेकिन डैमेज नहीं हुआ है कोई। तो यहाँ पे भी वेदर अब चाहे डैमेज हो जाए तो भी, मान लो उसे 200 की चीज 400 की मिली तो उसे लॉस हुआ तो भी, और 200 की चीज सेम 200 रेट पे मिल गई तो कोई लॉस नहीं हुआ फिर भी। तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर एक्चुअल लॉस और डैमेज हैज अकर्ड इनकर्ड और नॉट, उसके इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो विक्टिम पार्टी है वो एंटाइटल्ड है गिल्टी पार्टी से कॉम्पनसेशन के लिए। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन का यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी कॉम्पनसेशन के लिए सम अमाउंट दे रखा है। सम में क्या होगा कि भैया जितना ब्रीच होगा इतने का ब्रीच एस्टिमेट करके तो उसके हिसाब से एक अमाउंट दे रखा है कि इतने आपको एक्सपेंसेस इनकर हो सकते हैं, वो सम अमाउंट। ठीक है, तो आपको उतने तक के लिए वो मैक्सिमम अमाउंट है, उतने का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। क्या लिखा है, रीजनेबल कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट, जितना अमाउंट है उससे ज्यादा कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता है, चाहे डैमेज उससे ज्यादा भी हो गया तो भी उससे ज्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, और एज द केस में बी द पेनाल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, या कॉन्ट्रैक्ट में पेनाल्टी दे रखी है कि ब्रीच के केस में इतनी पेनाल्टी देना पड़ेगा, तो पेनाल्टी का जो अमाउंट है वो भी मैक्सिमम अमाउंट है, उतना तक देना पड़ सकता है जो विक्टिम पार्टी है उसे अग्री। दो चीजों की बात कर रहा है ये सेक्शन, कॉम्पनसेशन मतलब सम या पेनाल्टी। तो रीजनेबल कॉम्पनसेशन या पेनाल्टी जो भी गिल्टी पार्टी है वो अग्रीव पार्टी को देने के लिए लाइबल होगी इन केस ऑफ ब्रीच, रिगार्डलेस ऑफ वेदर एक्चुअल लॉस और डैमेज हैज इनकर्ड और नॉट, चाहे वो ज्यादा भी हो, अगर नहीं हुआ तो भी, बराबर हुआ तो भी, ज्यादा हुआ तो भी, जो अमाउंट है उतना तक का ही कॉम्पनसेशन या पेनाल्टी दिया जाएगा। अब द कैच हियर इज, हमने बार बार डिस्कस किया कि कॉम्पनसेशन का अमाउंट जनरली कोर्ट्स कम नहीं करवाते, जितना है उतना दे देते हैं। एंड पेनाल्टी क्योंकि एक हेफ्टी अमाउंट होता है जिसका ऑब्जेक्ट ही होता है प्रिवेंट करना कि ना ही ब्रीच हो, तो क्योंकि वो हेफ्टी अमाउंट है तो जरूरी नहीं कोर्ट उतना पूरे की पेनाल्टी इम्पोज करे, कोर्ट उसमें रिडक्शन अमाउंट का करवा सकती है। ये हो गया सेक्शन 74 का कॉन्सेप्ट।
अब आते हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन 75 पे, ठीक है। पार्टीज राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन। रिसेंट मतलब होता है कैंसल, हमने पढ़ा था, रिसेंट मतलब कैंसल। तो पार्टीज राइटफुली मतलब उनका हक है रिसेंड करने का। रिसेंड करने का हक कब मिलेगा? दूसरी पार्टी क्लियरली कुछ न कुछ तो गलत की है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। जब पार्टी के पास अधिकार है कि वो भाई उसके पास हक आ गया है, अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, रिसेंड कर सकती है, वहां पे जिस पार्टी के पास ये राइट आया है वो एंटाइटल है कॉम्पनसेशन के लिए। जैसे ये कब होता है, हमने देखा था अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया तो बहुत सारे सिनेरियोस हमने अभी तक पढ़े जहां पार्टीज के पास राइट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, कि भाई आप चाहो तो खत्म कर सकते हो, आपके ऑप्शन पे है ये। तो अ पर्सन हु राइटफुली रिसेंड्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हमने इसका एग्जांपल में पढ़ा था। आप जैसे मान लीजिए कि एक सिंगर है, इस एग्जांपल में हमने यही चीज पढ़ी थी कि राइटफुली रिसेंड वाला, कि एक सिंगर है, उसका एक थिएटर ओनर से उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई ठीक है, आई विल बी कमिंग टू योर थिएटर वंस इन अ वीक, या चलिए ट्वाइस इन अ वीक, और मैं परफॉर्म करूंगा, उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड होता है। अब कुछ दिन काम करने के बाद एक दिन सेवेंथ डे क्या करता है कि जो आर्टिस्ट है, जो सिंगर है, वो आया नहीं परफॉर्म करने के लिए, जिससे उसका लॉस हुआ। जो ओनर है, जो थिएटर ओनर है, उसका तो लॉस हुआ वहां पे, भाई 6 दिन परफॉर्म किया, 7वें दिन आप आए नहीं। यहाँ पे ओनर जो है, अब क्योंकि ये उसके जो परफॉर्मर था, जो सिंगर था, उसे सिंग करने के लिए, उसे गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसकी जगह पे कोई और भी नहीं गा सकता। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ओनर है उसके पास एक राइट आ जाता है कि भाई आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, वॉइडेबल हो जाता है उसके एंड पे कॉन्ट्रैक्ट। तो वही कह रहा है कि जब जिस पार्टी के पास अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, उसे कैंसिल करने का ऑप्शन आता है, वो राइटफुली एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन के लिए। Rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। अगर fulfillment नहीं होता, ये हमने पढ़ा था, ये ऑलरेडी हमने उस सेक्शन में पढ़ रखा है कि voidable हो जाता है, लेकिन उसके पास compensation का राइट है। वही सेम चीज कह रही है यहाँ पे, भाई वो एंटाइटल है, उसके पास रेसेंड करने का राइट आ गया, लेकिन वो कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल है कि मेरा इतना लॉस हुआ है तो मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। देखिए वही एग्जांपल भी दे रखा है, ए अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, ठीक है, द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her 100 rupees for each night performance. On the 6th day, A willfully absents herself from the theater and B in consequence rescinds the contract. अब वॉइडेबल हो गया वहां पे उसके एंड पे, तो उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बावजूद बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज। उसको जो लॉस हुआ उसके लिए वो एंटाइटल्ड है ए से कॉम्पनसेशन लेने के लिए, ठीक है। यही था, ये छोटे से कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। कॉम्पनसेशन, जब ये पूरा जो 3 सेक्शन है, एक्सक्यूज मी, हमने ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। जब हम रेमेडी पढ़ रहे थे तो हमने ये चीजें देखी, और ये वाला पार्ट तो हमने पहले ही देख लिया था जब हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये सब की बात कर रहे थे, उसके पहले ही ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी बेसिकली डिस्कस कर रखा था। अब इसके बाद के जो यहाँ से सेक्शन, जैसे मैंने कहा था कि 74 के बाद हम सीधे 75 के बाद हम सीधे 124 पे क्यों आ रहे हैं, तो द रीजन इज बिकॉज इसके बाद के जितने सेक्शंस हैं, इसको अलग अलग छोटे छोटे एक्ट्स में, क्योंकि उसके लिए अलग अलग एक्ट्स बना दिए गए, तो इन्हें रिपीट कर दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से चैप्टर 7 जो था सेल ऑफ गुड्स ना, ये क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स हमारे पास नया एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स 1930, मतलब नया नहीं लेकिन एक अलग से एक्ट है तो बहुत पुराना, 1930 का है। रिपील्ड बाय इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा 1930, SOGA 1930। तो क्योंकि उसके लिए अलग एक्ट बना दिया गया, तो यहाँ से इन सबको रिपील कर दिया गया, ये पूरे सेक्शन हटा दिए गए, ये सब पूरा। अब सीधे ये पूरे यहाँ से यहाँ तक हटा दिया गया, और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं चैप्टर 8 जो कि बात करता है इंडेमनिटी एंड गारंटी। चैप्टर 8 जो कि सेक्शन 1 to 4 से शुरू होता है।
इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है। दो टर्म्स है, इंडेमनिटी है और गारंटी है, मतलब दो तरीके की कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये होता क्या है, इसमें जब हम ये दो सेक्शंस देखेंगे 1 to 4 और 1 to 5, ठीक है, ये बात करता है इंडेमनिटी की। 126 ऑनवर्ड्स हम चाहे 147 तक जाएंगे तो यहां से शुरू हो जाता है गारंटी। 124 125 इंडेमनिटी है और 126 से 147 तक गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। अब पहले, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझे, हम थोड़ा सा सेक्शंस पढ़े, थोड़े से बेसिकली ब्रीफली कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। होता क्या है इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी जो होता है, दो टर्म होता है, इंडेमनिटी एंड कॉम्पनसेशन, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉसेस, टू मेक गुड द लॉसेस, मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्पनसेशन जैसा है, थोड़ा, नॉट एग्जैक्टली दो टर्म है, जैसे मैंने कहा कॉम्पनसेशन एंड इंडेमनिटी, अब दोनों में अंतर क्या है। कॉम्पनसेशन क्या होता है कि भाई आपको भरपाई करने के लिए, आपको जितने को लॉस हुआ, प्लस आपके मेंटल जो एग्नी हुई या आपके रेपुटेशन को डैमेज हुआ, ये सारी चीजों को मिला के आपको दिया जाता है। मान लो 20,000 का एक्चुअल लॉस हुआ, प्लस आपको 5,000 दिया गया आपके मेंटल ट्रॉमा के लिए, प्लस आपको 10,000 दिया कि आपके रेपुटेशन को डैमेज हुआ, ठीक है। ये पूरा मिला के ये हो गया आपका कॉम्पनसेशन फिगर। टोटल कितना हो गया, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, ठीक है। इंडेमनिटी क्या होती है, इंडेमनिटी मतलब ये कि भाई जो लॉस हुआ उतने की भरपाई करना, मतलब 20,000 का लॉस है तो तुमको 20,000 रुपए दे दूंगा, ये होता है इंडेमनिटी से, टू मेक गुड द लॉसेज, जितने का लॉस हुआ उस लॉस की भरपाई करना। कॉम्पनसेशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म हो गया, उसके अंडर और भी फैक्टर्स, जो लॉस एक्चुअल पिक्यूनरी लॉस है वो तो कवर किया ही जाएगा, उसके साथ और भी आपका मेंटली इतना स्ट्रेस रहे, वो सारी चीजें, वो सब कुछ फैक्टर्स को काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडेमनिटी का मतलब ये टू मेक गुड द लॉसेस, मतलब जितने का लॉस हुआ उतने के लिए आपको दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब इंश्योरेंस होता है, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फायर इंश्योरेंस हम सबने सुना है, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या है, फायर इंश्योरेंस में जैसे क्या होता है कि भाई, या कोई भी फायर इंश्योरेंस ले लीजिए, व्हीकल इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई भी, कि भाई है क्या कि फायर से जो चीज डैमेज होगी उतने के लिए आपको इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा। मतलब मान लो कि अगर आपका 30,000 का सामान जल गया, ठीक है, आपके गोडाउन में जो सामान रखा था उसमें 30,000 का सामान जो है वो जल गया, तो आपको इतने की भरपाई कर दी जाएगी, आपको ये इंश्योरेंस इस जगह पे आएगा और आपका 30,000 आपको देगा, ठीक है। तो क्या किया इसने, आपको 30,000 से ज्यादा अमाउंट दिया क्या, नहीं, जितने के लॉसेस हुए आपको उतने की भरपाई कर दी, कॉम्पनसेट नहीं किया इसने। देखिए कॉम्पनसेशन दो वर्ड होता है, आपने सुना होगा एक हिंदी में टर्म है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, क्षति मतलब क्षति इज लॉस, जितने की लॉस हुए उतने का पूरा करना। अब ये लॉस जितने की क्षतिपूर्ति हो रही है, ये जो टर्म है ये हो गया कॉम्पनसेशन, ये एक वाइडर टर्म हो गया, ठीक है। लेकिन इंडेमनीफाई जो है, इंडेमनिटी जो है, इंडेमनिटी एक छोटा टर्म हो गया इसके अंदर का, मतलब दिस सर्कल इज कॉम्पनसेशन एंड दिस इज इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिटी, ठीक है। कॉम्पनसेशन बड़ा टर्म हो गया जिसके अंदर एक्चुअल पिक्यूनरी लॉसेस के अलावा अदर फैक्टर्स भी कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन इंडेमनिटी का मतलब है कि जो रियल लॉस जितना हुआ है
उतने का आपको भरपाई कर देना, वो हो जाएगा इंडेमनिटी। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होती है ये एक्चुअली है क्या, ये तो एक बेसिक इसका मतलब हुआ कि भाई इंडेमनिटी का मतलब है, जिसको बस इसका मतलब है टू मेक गुड द लॉसेस, जितने का आपको लॉस हुआ, टू मेक गुड का क्या मतलब है, उतने की भरपाई कर देना, ये हो गया। है क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, देखिए a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। वही डेफिनेशन सेक्शन 1 to 4 में देखिए, contract by which one party promises to save the other from loss caused by him or the conduct of any other person by the is called a contract of indemnity। ठीक है, अब ये है क्या, अब इसको पूरा समझते हैं। पहले क्या कह रहा है, एसेंशियल देखिए क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है, पहली चीज क्या हो गई, एक प्रॉमिस है, ठीक है, एक पार्टी ने प्रॉमिस किया टू सेव द अदर, प्रॉमिस टू सेव, किसने किसको किया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को किया, द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम, कि उसको जो भी लॉस होगा उससे उसको बचाएगा, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, मतलब प्रॉमिस कौन कर रहा है, प्रोमिसर प्रोमिसी को कर रहा है, प्रोमिसर टू प्रोमिसी, ठीक है, प्रोमिसर कह रहा है कि भाई ऐसा है प्रोमिसी को कि तुमको जो भी लॉस हुआ होगा या तो मेरी वजह से, लिखा है ना, कॉज टू हिम बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, पहला मेरी वजह से, या तो मेरी वजह से, या बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या तो मेरी वजह से या किसी भी और इंसान की वजह से तुमको कोई लॉस होगा, तो भाई मैं हूं, चिंता मत करो, आई विल मेक गुड द लॉसेस। तो यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे लॉस की भरपाई मैं कर दूंगा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट यही तो होता है कि भाई अगर जैसे हमने फायर इंश्योरेंस का एग्जांपल अभी लिया, गोडाउन में रखा हुआ सामान है, वो खुद प्रोमिसर की वजह से नहीं, प्रोमिसर कौन है यहाँ पे, प्रोमिसर हो गया जिसने इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस किया, वही तो कह रहा है कि मेरी वजह से होगा, वो भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसर हो गई, और जिसका सामान है वो प्रोमिसी हो गया, यही तो कह रहा है वो कि या तो मेरी वजह से खुद, तो उनकी वजह से क्या ही होगा, इंश्योरेंस कंपनी की वजह से तो नहीं होगा, इंश्योरेंस के केस में प्रोमिसर खुद नहीं आएगा, लेकिन और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो या तो मेरी वजह से या किसी और वजह से, किसी और वजह से कोई इंसान आया, किसी ने आके पेट्रोल डाला जला दिया है तो जानबूझ के, या वहां पे क्या हुआ कि एक पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर जाके लड़ गया जिससे उसमें आग लग गई, या किसी बच्चे ने पटाखा जला के फेंक दिया जिससे उसमें आग लग गई, जिससे लॉसेस हो गए। तो या तो मेरी वजह से खुद या किसी और वजह से भी तुम्हें अगर कोई लॉस होएगा तो मैं आऊंगा बीच में, आई प्रॉमिस यू आई कम एंड तुम्हारे लॉसेस की भरपाई करने के लिए, यही डेफिनेशन कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर, ये प्रॉमिस करने वाली पार्टी कौन है, प्रोमिसर, ये पार्टी प्रोमिसर, टू सेव द अदर, ये पार्टी कौन हो गया, प्रोमिसी, फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम, कि भाई तुम्हें कोई भी लॉस होगा, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, या तो खुद मेरी वजह से, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी और की वजह से भी, ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। इंडेमनिटी का मतलब ही बताया कि भाई गुड्स लॉसेस की भरपाई करना, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, लॉसेस की भरपाई करने के लिए कि तुम्हें किसी तरीके का लॉस होगा तो मैं भरपाई कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में पहले पार्टीज समझ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देखिए पार्टीज इन्वॉल्व, पहले कौन कौन पार्टी होती है इसकी, ठीक है। इंडेमनिटी हो गया, हमने समझा कि भाई इंडेमनिटी क्या होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए पार्टी कौन कौन किसको क्या कहते हैं, तो प्रोमिसर प्रोमिसी देखा, लेकिन जो प्रोमिसर है हमने देखा कौन, कि प्रोमिसर प्रॉमिस कर रहा है, प्रोमिसी को कर रहा है कि तुम्हें कोई लॉस हुआ अगर तो आई विल कम, ठीक है। तो जो प्रॉमिस कर रहा है, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू सेव द अदर, प्रॉमिसर ही तो कर रहा है, अभी सेक्शन में वही पढ़ा ना 124 में, कि प्रॉमिसर कह रहा है कि तुम्हें अगर मेरी या किसी भी वजह से कोई लॉस हुआ, तो जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है यानी प्रॉमिसर, इसे कहते हैं इंडेमनीफायर।
द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस, प्रॉमिस करने वाला कौन है? प्रॉमिसर है। तो प्रॉमिसर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर कहते हैं कि वो इंडेमनीफाई करेगा, मतलब वो लॉसेस की छत को पूरा करे, मतलब उस ही विल मेक गुड द लॉसेस, उस लॉस को वो भरने की कोशिश करेगा। और दूसरी पार्टी जिसको कह रहा है आई विल मेक योर लॉसेस, आई विल मेक गुड योर लॉसेस, तुम्हारे लॉसेस के लिए मैं हूं, जिसको प्रॉमिस करता है, जिसने किया वो हो गया इंडेमनीफायर, जिसको किया, किसको किया है? प्रॉमिसिंग को किया है, इसे कहते हैं इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर, यहां सिर्फ इंडेमनीफाइड लिखा है, इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं, इंडेमनिटी होल्डर दोनों कहते हैं, ठीक है। तो जिसने प्रॉमिस किया कि भाई आई विल मेक गुड योर लॉसेस, यानी कि प्रॉमिसर, प्रॉमिस करने वाला हमेशा प्रॉमिसर है, और जिसको कर रहा है वो प्रॉमिस ही होता है, यही कॉन्सेप्ट ही है। तो शुरू से हमने देखा, तो प्रॉमिस यहाँ कौन कर रहा है? जो कर रहा है कि भाई आई विल सेव यू फ्रॉम लॉसेस, वो हो गया इंडेमनीफायर, ठीक है। जिसने किया, प्रॉमिसर को याद करने के लिए याद कर लीजिए, प्रॉमिसर इंडेमनीफायर, तो ऐसे, ठीक है। जो प्रॉमिसर है वही इंडेमनीफायर है, और जो प्रॉमिसी है कि भैया मेरे लॉस को, मैं तुम्हारे लॉस को मैं करूंगा, जिसको प्रॉमिस किया, जिसने किया वो इंडेमनीफायर, और जिसको किया कि तुम्हारे लॉसेस के लिए आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द लॉसेस, डोंट वरी मैं हूं ना। तो जिसको किया, द पर्सन जिसे इंडेमनीफाई करने के लिए प्रॉमिस किया गया है, उसे इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए बनाया गया, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसे सेव करने के लिए, उसे इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर यानी प्रॉमिसी। याद करने का ट्रिक ऐसे ही हो सकता है, इफ यू ऑल आर गेटिंग कंफ्यूज, तो जो प्रॉमिसर है वो इंडेमनीफायर है, और कौन हो गया? प्रॉमिस करने वाला होता है प्रॉमिसर, तो वही इंडेमनिटी करने वाला, मतलब जो इंडेमनिटी करने का वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनीफाई करने का, वो इंडेमनीफायर। और जो प्रॉमिसर के अलावा दूसरी पार्टी प्रॉमिसी होती है, तो प्रॉमिसी कौन होता है? जिसको प्रॉमिस किया जाता है, वही तो होता है। तो यहाँ पे भी जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि भाई तुम्हारे लॉसेस के लिए आई प्रोटेक्ट यू, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, इंडेमनीफाइड के अलावा दूसरी पार्टी को, या तो इंडेमनीफायर के अलावा दूसरी पार्टी, उसे या तो इंडेमनीफाइड कहेंगे या इंडेमनिटी होल्डर। यही दो पार्टीज होती है इसमें। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इन प्रोमिसेस टू पे, मतलब ये कौन हो गया यहाँ पे? इंडेमनीफायर, जिसने प्रॉमिस किया वो इंडेमनीफायर हो गया। टू पे बी, बी कौन हो गया? इंडेमनीफाइड। फॉर एनी लीगल कॉस्ट सी माइट क्लेम अगेंस्ट बी, अगर सी तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरीके का कोई केस करता है, तो जो भी लीगल कॉस्ट उसका आएगा, फॉर एनी लीगल कॉस्ट सी माइट क्लेम, तो कोई भी लीगल, अगर वो केस करता है, जो भी लीगल कॉस्ट आएगा 5,000 रुपए के लिए, वो ए उसको देख लेगा। मतलब इफ सी सूज बी, अगर सी ने बी पे किसी तरीके का केस किया, उसके लिए जो लीगल कॉस्ट जो भी आएगा 5,000 तक का, 5,000 के डेट के लिए, फॉर अ डेट ऑफ 5,000 रुपए, 5,000 के डेट के लिए, वहां पे ए बी के लॉस को कवर कर देगा। ए मस्ट कवर बीज लॉस। तो यहाँ पे जिसने कवर किया, इंडेमनीफायर। कह क्या रहा है कि भाई इस एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 5,000 तक के डेट के लिए अगर सी ने बी पे कोई केस किया, ठीक है, तो ए क्या कहता है कि तुम पे अगर मान लो 5,000 तक का कोई वो जो डेट है, 5,000 तक का डेट, इसके लिए अगर कोई केस करता है, तो तुम्हारे लॉसेस को मैं आई कवर योर लॉसेस। तो जिसको कवर किया, किसको कवर कर रहा है? बी को। बी कौन हो गया? इंडेमनिटी होल्डर हो गया। जिसने किया इंडेमनीफायर, और लॉस क्या हो रहा है? किसी अदर पार्टी की वजह से, सी की वजह से। वही हमने देखा था, लॉस बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पार्टी। लॉस किसकी वजह से? सी की वजह से हो रहा है। अब क्या क्या जरूरी है एक इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए? सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस। पहले तो भाई कोई, सबसे पहले क्योंकि लॉस के लिए ही बनाया गया, लॉस को कवर करने के लिए बनाया गया है। पर्पस क्या है? लॉस को कवर करना। तो जब अगर लॉस ही नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनेगा ही नहीं, नहीं बन सकता है।
इसीलिए सबसे पहले तो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए कि एक लॉस हुआ हो। दिस इज अ साइने क्वा नॉन। साइने क्वा नॉन मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन कि एक लॉस हुआ हो। द इंडेमनिटी होल्डर कैन नॉट क्लेम मनी अनलेस दे हैव एक्चुअली सफर्ड अ लॉस। जैसे इंश्योरेंस का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो तब तक इंश्योरेंस अमाउंट नहीं क्लेम कर सकते और जब तक एक्चुअली लॉस ना हुआ हो। वही कह रहा है कि जब तक कोई लॉस ना हुआ हो तब तक जो होल्डर है इंडेमनिटी होल्डर, या इसका नाम एक और क्या था, इंडेमनिफाइड, वो क्लेम नहीं कर सकता है कि भाई मेरे लॉस कवर करो। नेचर क्या है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है। वैलिडिटी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल्स होते हैं वही सेम होता है। फ्री कंसेंट हो गया, कॉम्पिटेंसी हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, यही सेम चीजें तो होती है किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इस क्योंकि ये है एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही, अनलाइक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसीलिए हमने वहां पे देखा कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को अगर फुलफिल कर देगा तो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही तो बन जाएगा। जैसे जो फ्री कॉम्पिटेंसी थी या कंसेंट ऑफ पार्टीज थी, ये सारी चीजें होंगी अगर, तो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो कि नहीं है। लेकिन जब हम इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही है, इसीलिए इसका नेचर क्या है, नेचर ये है कि लॉसेस को कवर करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए क्योंकि ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स को ये फुलफिल करेगा। देखिए इंश्योरेंस एंड इंडेमनिटी, insurance, these are the classic examples of indemnity hold indemnity. The insurer only pays the amount of the actual loss suffered. जितना indemnity का एक कॉन्सेप्ट ही है कि जितना लॉसेस है इन लॉसेस को कवर किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कॉम्पनसेशन इज अ वाइडर टर्म। ये कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन में लॉसेस तो देखते ही हैं पर सिर्फ लॉसेस नहीं देखते हैं, सिर्फ लॉसेस नहीं देखते हैं, लॉसेस के साथ जो अदर फैक्टर्स को भी, पिक्यूनरी जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ, पिक्यूनरी जो लॉसेस है उसके साथ अदर फैक्टर्स को भी, भाई एक्सपेंसेस कितने आए सम केस के लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, बाकी अगर मेंटल ट्रॉमा, ये सारी चीजें देख के अगर आपको केस डिफेंड करने में या केस सू करने में ये जितने भी एक्सपेंसेस आए ये सब कैलकुलेट होगा, आपकी रिपुटेशन को डैमेज होगा ये सब कैलकुलेट होगा, ये सब मिला के बना कॉम्पनसेशन। लेकिन इसका एक छोटा पार्ट है सिर्फ ये पिक्यूनरी, इतना लॉस हुआ, ये जो लॉस हुआ ये सिर्फ इस लॉस को कवर करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे इसे कहते हैं हम इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हो गया बेसिक। अब हमें समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है क्या, इंडेमनिटी का मतलब हमें पता है, कॉम्पनसेशन और इंडेमनिटी में डिफरेंस क्या है ये भी हमें पता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप इंडेमनिटी की जगह कॉम्पनसेशन नहीं लिख सकते हो। इंडेमनिटी मतलब इंडेमनिटी, क्योंकि इंडेमनिटी का मतलब भी होता है टू मेक गुड द लॉसेस। टू मेक गुड द लॉसेस मतलब टू कवर द लॉसेस, जितना लॉस हुआ उसको कवर कर देना। उतने के लिए कवर कैसे करेंगे भाई, अगर ये लॉस है तो आपको इतना ही तो पैसा चाहिए उसको कवर करने के लिए, तो इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए। लेकिन कॉम्पनसेट करना मतलब भाई उसको जो लॉस हुआ उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है, तो भाई इसलिए ज्यादा ज्यादा होता है इसमें, जितना लॉस हुआ उससे एक्चुअली जो कॉम्पनसेशन होता है वो अमाउंट ज्यादा का होता है। तो हमें पता है भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है, इसकी पार्टीज क्या क्या होती हैं, ये चीजें वी नो बाय नाउ। एंड कॉम्पनसेशन और इंडेमनिटी के बीच का डिफरेंस क्या है, हमें पता है कि दो पार्टी है इसकी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि इंडेमनिफाइड एंड इंडेमनिफायर। द वन हु इज द प्रोमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है टू सेव, इज इंडेमनिफायर। ठीक है। और जिसके लिए किया गया इज इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। अब आते हैं, ये बेसिक हो गया सेक्शन 124। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सेक्शन आप देख सकते हो। अब आते हैं 125 पे जो बात करता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। इंडेमनिटी होल्डर कौन होगा, मतलब इंडेमनिफायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी इंडेमनिफाइड।
जो इंडेमनिटी होल्डर कौन हो गया, जो इंडेमनिटी होल्ड कर रहा है, जिसके लिए है भाई तो इंडेमनिफाइड है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में है कि भाई पार्टी कौन कौन है। ठीक है, राइट्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। प्रोमिसी कौन है, इंडेमनिटी होल्डर, यही तो है। इंडेमनिटी होल्डर है इंडेमनिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। उसकी जो अथॉरिटी है उसने उतना किया, उसने कुछ अनलॉफुल नहीं कर दिया, यानी कि अल्ट्रा वायस कुछ कर दिया, वैसा नहीं। इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। मतलब क्या हो गया कि इंडेमनिफाइड is entitled to recover from the indemnifier। मतलब इंडेमनिफाइड जो है वो इंडेमनिफायर से इतना कुछ रिकवर कर सकता है अपने लॉसेस को कवर कराने के लिए। ये कुछ, ये दो चीजें जो लिखी हैं ये रिकवर करा सकता है। क्या क्या है, all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जिस चीज के रेस्पेक्ट में बनाया गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बात किया अगर व्हीकल इंश्योरेंस के लिए, तो भाई ये है कि इसमें ये डैमेज होगा तो ये इसके अंडर कवर होगा। ठीक है, या अगर फायर इंश्योरेंस है तो इसके अंदर ये चीजें कवर होंगी। तो जिस चीज के रेस्पेक्ट में बनाया गया है उसमें किसी तरीके का डैमेज होता है तो वो कुछ भी डैमेज होगा वो सब कवर होगा। वही कह रहा है ऑल डैमेजेस, कोई भी डैमेज विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, जो कि उसे किसी सूट में अगर देना पड़ा, उसके अगेंस्ट कोई केस हुआ उस सूट में देना पड़ा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई अप्लाइज। अब जिस चीज के रेस्पेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर के रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट था, उस उसमें उस केस में अगर कोई भी डैमेजेस पेमेंट करने पड़े तो वो हो जाएगा, वो इसके अंडर कवर होगा। मतलब क्या है देखिए, द इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर ऑल डैमेजेस, सारे डैमेजेस रिकवर कर सकता है। दे आर कंपेल्ड टू पे इन अ सूट, जो किसी सूट में उन्हें देना पड़ा। किसे, इंडेमनिटी होल्डर को, मतलब इंडेमनिफाइड जो है उसको अगर किसी सूट में कोई अमाउंट देना पड़ा तो डैमेजेस वो उन सबको रिकवर कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, द मैटर मस्ट बी कवर्ड बाय इंडेमनिटी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो कवर्ड है, जिस मतलब सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट मैटर पे इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उससे रिलेटेड किसी सूट में जो भी अमाउंट देना पड़ा वो सारा डैमेजेस में कवर हो जाएगा, वो सब रिकवरेबल है बाय द इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड उन सबको रिकवर कर सकता है इंडेमनिफायर से। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है, ऑल कॉस्ट्स इनकर्ड ड्यूरिंग लिटिगेशन। तो जितना भी लिटिगेशन के दौरान जो भी कॉस्ट अगर आया, मतलब कैसा कॉस्ट, सूट को लाने में, ब्रिंगिंग अ सूट और डिफेंडिंग अ सूट, मतलब सूट फाइल करने में या उस सूट को डिफेंड करने में, इस पूरे इसमें जो भी खर्चा आया वो सब भी रिकवरेबल है, ऑल कॉस्ट। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या कह रहा है, ऑल सम्स पेड अंडर अ कॉम्प्रोमाइज। अब अगर क्या है कि भाई आउट ऑफ कोर्ट जिस सब्जेक्ट मैटर की चीज, जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट था, मान लीजिए उसे किसी सूट में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर करना पड़ा, या किसी भी और रेस्पेक्ट में अगर पार्टी को, किसी और पार्टी को आप किसी तरीके का कॉम्पनसेशन दे रहे हो, तो अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हो इन रेस्पेक्ट ऑफ समथिंग दैट वाज कवर्ड अंडर द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, वो सारा सम्स भी रिकवरेबल है बाय द इंडेमनिफाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बोल रही हूँ, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो मतलब इसमें तीन चीजें कवर हो रही हैं। इस सेक्शन में अगर हम देखें 125 के अंदर ये क्या क्या कवर कर रहा है, तीन क्लॉजेस में तीन अगर अलग तरीके का, अलग नेचर का दे रखा है अमाउंट, कैसा आप रिकवर कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, यही तो कह रहा है इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, जब उस पे केस अगर किया जा रहा है, जो इंडेमनिफाइड है उस पे कोई केस होता है जो कि उसकी अथॉरिटी के अंदर है, मतलब उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें किस किस चीज को वो रिकवर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब इंडेमनिफायर से।
पहले तो कोई भी डैमेजेस, प्रोवाइडेड ये सारी चीजें विद इन द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तब डैमेजेस, दूसरा कॉस्ट्स, और तीसरा सम, सब कुछ रिकवरेबल है। ये जो है वो इंडेमनिफाइड रिकवर कर सकता है इंडेमनिफायर से। यही कह रहा है ये सेक्शन 125। अब आ जाते हैं, ये हो गया सेक्शन 124 और 125। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई। हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, ठीक है। दो पार्टी होती है, इंडेमनिफाइड एंड इंडेमनिफायर कह रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसे इंडेमनिटी क्यों कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज कॉम्पनसेशन से कैसे अलग है। साथ ही साथ कोई सूट अगर यानी कोई केस होता है तो उस केस में उस सिचुएशन में जो इंडेमनिफाइड है वो इंडेमनिफायर से क्या क्या रिकवर कर सकता है अगर वो सूट जो है उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की अथॉरिटी में है, ठीक है। तो क्या क्या रिकवर कर सकता है, तो मतलब सारे तरीके के डैमेजेस, सारे कॉस्ट और सारे सम्स, सब कुछ रिकवर कर सकता है वो। यही कॉन्सेप्ट था इसका। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल आप कह सकते हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो कि आई होप कि ये बात समझ में आ गई है। एक और चीज है, कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब एक बात बताइए, फायर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, ये सारा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितना लॉसेस है उसको कवर कर देगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या लाइफ लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें कवर हो जाएगा? Can life insurance be covered under the contract of indemnity? The answer is no. इसका आंसर नो क्यों है? इसका आंसर नो इसलिए है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस क्यों बनाए जाते हैं? लाइफ इंश्योरेंस इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई इन केस ऑफ डेथ अगर पार्टी की हो जाती है, ठीक है, मतलब जो इंडेमनिफाइड है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो सर्वाइवर्स है, उसकी वाइफ है, उसके पेरेंट्स है या उसकी फैमिली है, जो भी है, उनको एक अमाउंट दिया जा सके ताकि वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सके। क्योंकि एक फैमिली मेंबर की डेथ होना एक बहुत ही मेजर इवेंट है किसी की लाइफ में। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसलिए नहीं होता क्योंकि इंडेमनिटी का मतलब है टू मेक गुड द लॉसेस, ठीक है। किसी की लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को आप पैसे से कॉम्पनसेट कर ही नहीं सकते, पैसे से उस लॉस को कभी कवर किया ही नहीं जा सकता है। यही पर्पस है, यही लॉजिक है बिहाइंड लाइफ इंश्योरेंस नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये किसी की लाइफ पे, ह्यूमन लाइफ पे बेस्ड होता है, एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नेवर बी कवर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको पैसे से कभी भी कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसके अंदर वो नहीं कवर होते हैं। Now, with this we have covered only these two small sections 124, 125। हमने ये कवर कर लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे, जो कि 126 से शुरू है, 126 से लेके 147 तक बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, देखिए 126 क्या कह रहा है। 126 दो तीन चीजें बताता है। पहले तो बताएगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, इतने सारे डेफिनेशंस दे रखे हैं 126 में, ठीक है। कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, पहला क्या कहेंगे, किस स्टेप समझेंगे, श्योरिटी कौन होती है, प्रिंसिपल, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। ये चार चीजों के डेफिनेशन दे रखी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज अंडर सेक्शन 126 होता क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, मतलब दो कंडीशंस क्या देके रखे हैं, पहला या तो परफॉर्म करने के लिए या दूसरा डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, भाई अगर थर्ड पर्सन जो है उसने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब उसने परफॉर्म नहीं किया या उसने प्रॉमिस, उसने डिस्चार्ज नहीं की लाइबिलिटी अपनी, तो उसकी जगह पे
ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, उसकी जगह पे परफॉर्मेंस करने के लिए। क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बनाया जाता है टू परफॉर्म द प्रॉमिस, प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, या डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, या तो परफॉर्म करने के लिए, प्रॉमिस जो भी था उसको परफॉर्म करने के लिए, या अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, ऑफ अ थर्ड पर्सन, इसका थर्ड पर्सन की जगह पे डिस्चार्ज करने के लिए, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए, मतलब वो ना करे, या तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, या वो अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इसे हम डिटेल में समझेंगे इस पूरे सेक्शन को। यहाँ पे क्या होता है, अब देखते हैं इसी सेक्शन में, देखिए देखिए बता रखा है जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, ये तो डेफिनेशन देखा, वील अंडरस्टैंड दिस सेक्शन इन डिटेल। इसके बाद तीन और टर्म्स दे रखे हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर। सो यहाँ क्या होता है कि भाई इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, अनलाइक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्ट्ररी, इंडेमनिटी में क्या था, दो पार्टी थी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। अब गारंटी में क्या होता है, गारंटी में तीन पार्टी होती है, यही तीन जो लिखा है, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर। क्या क्या पार्टी है? सबसे पहले श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता है? जो गारंटी लेता है किसी, जैसे इसमें क्या कहा कि द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यहां से अभी हटा देते हैं, और थर्ड पार्ट, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म या डिस्चार्ज, ये जो इंसान कर रहा है कि भाई परफॉर्म करने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए, ये यही है श्योरिटी। कि डिफॉल्ट के केस में अगर दूसरी पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, उसकी जगह पे मैं परफॉर्म करूंगा, यही है श्योरिटी। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो पर्सन गारंटी ले रहा है कि भाई अगर उसने डिफॉल्ट किया, मान लो एबीसी, तीन तीन इंसान को लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। अब इसे एक एक करके समझेंगे। दूसरा है कौन? प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, कि भाई अगर इसने गलती की, ये मान लो श्योरिटी है, ठीक है। श्योरिटी कौन है यहाँ पे? प्रॉमिसर, प्रॉमिस करने वाला प्रॉमिसर है। तो प्रॉमिस कौन कर रहा है कि भाई अगर दूसरा गलती कर दिया तो मैं करूंगा, तो जिसने प्रॉमिस किया कि वो डिफॉल्ट केस में दैट पर्सन विल डिलीवर द परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज लाइबिलिटी, वो हो गया श्योरिटी। तो ए मान लीजिए श्योरिटी हो, ठीक है। दूसरा कौन कह रहा है? जिसके लिए अगर प्रॉमिस किया जा रहा है कि भाई इसने डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर मैं इसके बिहाफ पे परफॉर्मेंस करूंगा, ये हो गया। तो मान लो बी के बिहाफ पे गारंटी ले रहा है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर बी ने गलती करी तो मैं पेमेंट करूंगा, इसने सी को कहा, तो इसके बिहाफ पे लिया, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल डेटर। तीसरा, जिसको दे रहा है, जिसको प्रॉमिस दे रहा है, द क्रेडिटर, द पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन, जिसको दिया जा रहा है, सी को दिया जा रहा है, ये हो गया क्रेडिटर। तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली के लिए समझे ऐसे, गारंटी के केस में तीन पार्टी हो गई, एक ए, एक बी, ऐसा करते हैं, एस श्योरिटी, पी या डी कर देते हैं इसे, बी प्रिंसिपल डेटर, सी क्रेडिटर। तीन पार्टी हो गई, ठीक है। अब जो प्रॉमिस कर रहा है ये प्रोमिसर है, जिसने प्रॉमिस किया कि भाई अगर डिफॉल्ट होता है तो मैं करूंगा परफॉर्मेंस, ये श्योरिटी। जिसने प्रॉमिस किया, जो मतलब जो प्रॉमिसर है वो श्योरिटी है, ठीक है। जिसके बिहाफ पे प्रॉमिस किया कि किस कब वो आएगा पिक्चर में, अगर ये पर्सन, एक सर्टेन पर्सन, कि अगर इसने लिखा था ना डेफिनेशन में, इन डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर इस इंसान ने डिफॉल्ट किया तो मैं करूंगा, तो प्रॉमिस किया मैं करूंगा, वो श्योरिटी हो गया, उसने प्रॉमिस किया। इसने डिफॉल्ट किया, इसके केस में डी ने डिफॉल्ट कर दिया, अगर ये हो गया कौन? जिसके लिए किया गया वो हो गया प्रिंसिपल डेटर।
और किसको किया, जिसको प्रॉमिस किया कि भाई अगर मान लो कि डी यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया तुम्हें पेमेंट करने में, सी से कहता है यस मैं तुम्हें फिर पेमेंट करूंगा, ये हो गया कौन, ये हो जाएगा क्रेडिटर। मतलब इससे अगर हम एक बात समझे, तीन पार्टी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट भी एक्चुअली तीन बन गए। क्या हो गया कि भाई एक तो पहले से सी और डी के बीच था, पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हो गया, सी और डी और सी, पहला कॉन्ट्रैक्ट डी और सी के बीच में, ये डेटर है ये क्रेडिटर है, इसने सी से कुछ पैसे ले रखे हैं, ठीक है, डी जो हो गया वो डेटर है, डेटर है मतलब पैसे ले रखे हैं, इसने सी से पैसे ले रखे हैं, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा, अब क्या हुआ, इसने पैसे ले रखे थे, डी जो है वो डिफॉल्ट कर गया, डी डिफॉल्ट हो गया। दूसरा, तब श्योरिटी क्या कहता है कि क्योंकि डी डिफॉल्ट हो गया तो इसकी जगह मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। इसने क्या कहा कि डी की जगह पे करेगा, तो एक गया, एक किसके बीच हो गया, श्योरिटी और डेटर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो मैं करूंगा, दो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना। तीसरा, किसको कह रहा है कि इसकी जगह पे, एक क्रेडिटर को कह रहा है, तो एक बना किसका, श्योरिटी और क्रेडिटर और श्योरिटी का बना कि भाई अगर डिफॉल्ट कर गया ये तो मैं करूंगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट पहले यहां बना, एक यहां बना और एक यहां बना, तीन कॉन्ट्रैक्ट बना। मतलब इस केस में तीन पार्टीज होती है और तीन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मतलब तीन पार्टी और तीन कॉन्ट्रैक्ट, एस बी सी, ये तीन पार्टी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट भी तीन, एक बना श्योरिटी क्रेडिटर के बीच, एक बना डेटर क्रेडिटर के बीच और एक बना श्योरिटी डेटर क्रेडिटर। पहला कॉन्ट्रैक्ट यहां बना, डेटर ने क्रेडिटर से पैसे लिए हुए थे, इसकी गारंटी सेकंड कॉन्ट्रैक्ट यहां बना, डेटर की गारंटी श्योरिटी ने ली कि श्योरिटी क्रेडिटर को दे देगा डिफॉल्ट केस में, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तीन पार्टी तीन कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी डेटर, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। श्योरिटी जिसने प्रॉमिस किया, मतलब जो श्योरिटी है ये प्रॉमिसर है, ठीक है, जिसको प्रॉमिस किया, किसको प्रॉमिस किया है, सी को किया है कि भाई वो इसको करेगा, तो मतलब ये प्रॉमिस ही हो गया, क्रेडिटर प्रॉमिस ही हो गया, क्रेडिटर को ही तो प्रॉमिस किया कि भाई अगर डी डिफॉल्ट कर गया तो मैं दे दूंगा, ये हो गई कौन, थर्ड पार्टी। तो डेफिनेशन क्या कह रहा था, यही तो कह रहा था कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां एक पर्सन गारंटी लेता है कि अगर दूसरा कोई लॉस होता है एक पार्टी को किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो वो उसको कॉम्पनसेट कर देगा, उसकी गारंटी लेता है, कॉम्पनसेट नहीं करेगा, उसकी गारंटी लेता है कि अगर वो पेमेंट नहीं किया, मतलब उसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं करी, अपने जो भी डिस्चार्ज करना लाइबिलिटी का वो नहीं किया, तो वो उसके बिहाफ पे कर देगा। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी, श्योरिटी डेटर। देखो आप इस चीज को एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे बैंक का लोन होता है, ठीक है, एक डेट होता है, बैंक के लोन में क्या होता है, भाई आपको लोन मिला, उसके साथ ही आपको कोई गारंटर रखना होता है, सबको पता है कि भाई लोन के लिए होता है गारंटर रखना होता है। तो गारंटर का क्या काम है कि हाँ भाई ये पैसे दे देगा आपको समय पे, इतने जो भी है इतना टाइम में, नहीं तो इफ ही डजंट पे आई विल पे यू, यही तो होता है। सेम यही एग्जाम्पल, यही आप समझ सकते हो कि भाई अगर जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर डेटर हमने पहले ही डिस्कस किया, क्रेडिटर जिसने पैसे दिए, डेटर जिसने पैसे लिए, श्योरिटी, श्योरिटी तो गारंटी ले रहा है, तो श्योरिटी जो है वो डेटर की गारंटी लेता है कि अगर डेटर ने क्रेडिटर को पैसे नहीं दिए तो वो क्रेडिटर को डी के बिहाफ पे, मतलब डेटर के बिहाफ पे उसको जो भी डिस्चार्ज है लाइबिलिटी का वो उसके लिए करेगा।
यही है। तो बेसिकली गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टी होती है, श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर, और साथ ही तीन कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। देखिए, थ्री अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, तीन पार्टी अभी तक हमने समझी, अब तीन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया डेटर और क्रेडिटर के बीच, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर वन। यहीं से तो बात शुरू हो रही है कि अगर डिफॉल्ट करता है। दूसरा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड श्योरिटी, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच बनता है दूसरा, क्योंकि इसी के डिफॉल्ट के लिए बना कि अगर डी ने डिफॉल्ट कर दिया तो डी ने डिफॉल्ट कर दिया तो एस जो है वो सी को पैसे देगा, ठीक है, श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को दे देगा। और तीसरा एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके बीच, ये दो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्सप्रेस्ड होते हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बने ही है, ये तो प्रॉपर रिटर्न में, ये तो एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके किसके बीच बनता है ये, श्योरिटी और डेटर के बीच, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट। श्योरिटी और डेटर के बीच कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना कि भाई अब जब तुम्हारी जगह पे मैंने पेमेंट किया है, मैंने डिलीवरी की है या मैंने डिस्चार्ज किया तुम्हारी लाइबिलिटी को, तो मुझे भी तो इसको फिर रीइंबर्समेंट होना चाहिए। तो ये थर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं, तो ये तो एक्सप्रेस्ड होता है, प्रिंसिपल और सेकेंडरी। और श्योरिटी और डेटर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक इम्प्लाइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी समझ में आया, तीन पार्टी तीन कॉन्ट्रैक्ट। ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट मतलब, ट्राईपार्टाइट मतलब, ट्राईपार्टाइट किस वर्ड से बना, ट्राई प्लस पार्टी, मतलब तीन पार्टी के बीच का अग्रीमेंट है। ऑल थ्री पार्टीज मस्ट इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली अग्री टू द अग्रीमेंट अरेंजमेंट। भाई तीनों पार्टी के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यही था सेक्शन 126। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो इसकी जगह पे मैं पेमेंट करूंगा या मैं डिलीवरी करूंगा। Person who gives the guarantee is called the surety. In respect of whose default the guarantee is given is called the debtor, principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. A guarantee may be either oral or written. ठीक है, जैसा हमने देखा कि जनरली जब केस में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है डेटर क्रेडिटर का, और जो सेकेंडरी होता है उसके बाद कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, श्योरिटी और क्रेडिटर का, ये तो कॉन्ट्रैक्ट जनरली एक्सप्रेस होते हैं, और श्योरिटी और डेटर के बीच का जो होता है वो इंप्लाइड होता है। आते हैं 127 पे, कंसिडरेशन फॉर गारंटी। अब क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, हमने जैसे देखा कि भाई एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसी तरीके का, तो क्योंकि ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके साथ भी कंसिडरेशन होगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंसिडरेशन जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। ठीक है, तो जरूरी है कि कंसिडरेशन हो इसके साथ में। तो क्या कंसिडरेशन होता है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन अ गारंटी द श्योरिटी, श्योरिटी कौन हुआ, जो गारंटी दे रहा है, डजंट यूजुअली गेट अ डायरेक्ट बेनिफिट। श्योरिटी को डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, कंसिडरेशन क्या है, मतलब हमने पढ़ा कि एक दूसरे के लिए कोई कोई चीज, ठीक है, एक्सचेंज में जो चीज की गई हो, प्रोमिसर के लिए प्रोमिसी कुछ करे, प्रोमिसी के लिए प्रोमिसर कुछ करे, ठीक है, यही होता है। लेकिन श्योरिटी जो है यहाँ पे इसको डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसमें कंसिडरेशन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इसको डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता है। होता क्या है यहाँ पे, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड, यही कंसिडरेशन का डेफिनेशन ही था, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड, ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के फायदे के लिए कुछ भी किया गया, मे बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। श्योरिटी के लिए इतना ही काफी है कि भाई देख मैं तेरा भाई हूं, तेरा फायदा हो रहा है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो यही बात है, कह यही रहा है कि श्योरिटी के लिए इतना ही सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि प्रिंसिपल डेटर का फायदा हो रहा है,
वही तो हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बिहाफ पे जाके कह रहा है कि भाई इसने डिफॉल्ट किया तो मैं कर दूंगा ये काम। तो यही है, उसका फायदा हुआ, उसे तो फायदा ही हो गया, उसका डिफॉल्ट भी हो गया, उसके बिहाफ पे पेमेंट भी हो गया, हालांकि बाद में उसे करना है वो अलग बात है, फिलहाल तो हो गया। तो श्योरिटी के लिए इतना ही काफी है, श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन बस इतना ही है कि जो प्रिंसिपल डेटर है उसका फायदा हो रहा है। अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट, ए वॉन्ट्स गुड्स फ्रॉम बी वॉन्ट्स गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट, ठीक है। बी जो है उसने कहा कि भाई ए से कुछ सामान क्रेडिट पे लेगा। ए अग्रीज ओनली, सी गारंटी, सी यहाँ पे जो है ये हो गया श्योरिटी। ए कौन है, ए ने कहा कि भाई ठीक है क्रेडिट पे वो देगा, ये क्रेडिट पे देगा, ठीक है, लेकिन कब, जब अगर ए जो है, मतलब सी जो है वो यानी कि श्योरिटी जो है वो इसकी गारंटी ले ले, सी गारंटी ले लेता है। सी ने जब गारंटी ले ली यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। यहाँ पे ये कौन है, सी तो श्योरिटी हो गया, ठीक है। अब बी को परफॉर्मेंस करवानी है, बी वॉन्ट्स गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट, ए को क्रेडिट, ए से क्रेडिट पे चाहिए बी को, ये हो गया यानी डेटर, प्रिंसिपल डेटर, और ए कौन हो गया, क्रेडिटर। ए जो है वो क्रेडिटर हो गया, बी जो है वो प्रिंसिपल डेटर हो गया, सी जो है वो श्योरिटी हो गया। अब क्रेडिटर ने क्या कहा कि भाई ठीक है वो दे तो देगा क्रेडिट पे सामान, लेकिन तभी जबकि सी गारंटी है, सी गारंटी ले लेता है अगर, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सी, भाई बी चाहता था क्रेडिट पे सामान मिले, उसको मिल रहा है, इतना ही बस काफी है मेरे लिए। अब आते हैं एसेंशियल्स पे। सबसे पहले कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल डेट, ठीक है। सबसे पहले तो एक डेट होना जरूरी है, डेट यानी कि डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन, यानी ये जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वन, इसका एग्जिस्टेंस जरूरी है, ठीक है, एक डेट हो। ये डेट नहीं होगा तो ये पूरा इक्वेशन आएगा ही नहीं, तो पहले प्रिंसिपल डेट होना जरूरी है। देखिए डिफरेंस, अब डिफरेंस समझते हैं, इसके बाद फिर हम एक एक करके आगे इसके सेक्शंस तो पढ़ेंगे ही, जैसे देखिए यहाँ से सारी चीजें शुरू होती है, बट श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या है, अच्छा इसको देखिए, इसके बाद देखते हैं। श्योरिटी की लाइबिलिटी कितनी होगी, कहां तक होगी, 128 बताता है कि श्योरिटी इज लाइबिलिटी। तो क्या क्या राइटिंग है, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये पोर्शन पहले हटा देते हैं, ठीक है, ये तो एक्सेप्शन हो गया, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये तो एक्सेप्शन हो गया। कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के साथ को एक्सटेंसिव होती है। को एक्सटेंसिव का क्या मतलब हुआ, को एक्सटेंसिव का मतलब हुआ कि उसके साथ साथ होते हैं, उसके साथ साथ चलती है, मतलब ये कि अगर 5,000 का फॉर एग्जाम्पल डेट लिया है प्रिंसिपल डेटर ने, ठीक है, तो जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी 5,000 तक की होगी, ठीक। अब क्या होता है, अगर उसने 20,000 का सामान लिया है, श्योरिटी की लाइबिलिटी पूरी 20,000 की होगी। इसके साथ ही इसका मतलब बिल्कुल जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल को एक्सटेंसिव विद प्रिंसिपल डेटर, मतलब जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की उतनी ही लाइबिलिटी होगी श्योरिटी की, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर लाइबिलिटी जैसे जैसे कम रही है, मान लीजिए अगर 20,000 की लाइबिलिटी थी प्रिंसिपल डेटर की, तो यही सेम लाइबिलिटी श्योरिटी की हो गई।
अब ऐसा होता है कि धीरे धीरे उसने कुछ पेमेंट कर दिया, उसने कम 5,000 दे दिए तो 15,000 हो गया, ठीक है। तो अब क्योंकि प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी बची 15,000 की, तो सेम श्योरिटी की भी हो जाएगी। अब श्योरिटी की 20,000 की लाइबिलिटी नहीं है, श्योरिटी की 15,000 की है, तो जिस हिसाब से रिडक्शन होगा उसी हिसाब से को एक्सटेंसिव का मतलब ही वही है कि जितना प्रिंसिपल डेटर का उतना ही क्रेडिटर के, उतना ही श्योरिटी के लिए भी जितना अमाउंट इनिशियली है। अगर ये लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, इसने पूरा दे दिया, या मान लीजिए लाइबिलिटी डिस्पेंस कर दी गई, ठीक है। अगर कोई लाइबिलिटी अब नहीं है तो प्रिंसिपल की तो श्योरिटी, प्रिंसिपल लेटर की लाइबिलिटी खत्म तो श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। जितनी लाइबिलिटी, जब तक लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी ही लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव, को एक्सटेंसिव मतलब को मतलब साथ में, एक्सटेंसिव मतलब साथ में होना, जितनी उसकी है साथ में ही रहेगी उतनी श्योरिटी की भी लाइबिलिटी होगी। जितनी 20,000 की है तो 20,000 की, उसको कम करके 15,000 हो गया तो लाइबिलिटी श्योरिटी की भी 15,000 तक हो जाएगी। लाइबिलिटी खत्म हो गई, अगर पूरा पेमेंट डेटर ने कर दिया तो श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। जितनी मतलब प्रिंसिपल डेटर के साथ ही चलती है ये लाइबिलिटी श्योरिटी की। ठीक है, इसके पीछे का एक बहुत कॉमन लाइन है, ये तो हमने देखा कि ठीक है को एक्सटेंसिव का क्या मतलब हुआ। को एक्सटेंसिव मतलब जितनी उसकी है उतनी ही श्योरिटी की भी है, प्रिंसिपल डेटर के साथ साथ ही चलती है, ठीक है, मतलब साथ साथ रहती है, उतनी ही होती है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का, एंड दिस लाइन इज वेरी कॉमन, यू दिस इज रिटन वेरी ऑलवेज रिटन इन द आंसर्स। श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन का मतलब, सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन, यानी उसकी जगह पे आना। तो ये क्या कहता है, द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मतलब श्योरिटी जो है वो बिल्कुल प्रिंसिपल डेटर की जगह पे आ जाता है, वो सब्सटीट्यूट हो जाता है। तभी हमने जब 3 कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, इफ यू रिमेंबर वी जस्ट डिस्कस, उसमें 3 कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे, सबसे पहले तो डेटर क्रेडिटर का था, दूसरा श्योरिटी क्रेडिटर का था, और तीसरा जो ये दोनों हो गया एक्सप्रेस, ठीक है। तीसरा, तीसरा था श्योरिटी और डेटर का, ये होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का क्या है कि भाई वो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि भाई ऐसा है कि क्योंकि तुम्हारी जगह पे अब मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है, मुझे मान लो पेमेंट जो करना था, मैंने डिस्चार्ज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तुम्हारी जगह पे पेमेंट कर दिया, तो अब मेरा रीइंबर्समेंट करो। जितना तुम्हारी लाइबिलिटी थी क्रेडिटर के लिए वो तो मैंने पूरी कर दी, मेरी लाइबिलिटी हो गई। अब एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच है कि इसका भी रीइंबर्समेंट होना चाहिए, और इसकी लाइबिलिटी, इसकी बनती है, ये लाइबिलिटी बनती है डेटर की, प्रिंसिपल डेटर की, कि अब वो रीइंबर्स करे श्योरिटी को। इसी को कहते हैं यहाँ पे ये, क्योंकि इसने, श्योरिटी ने क्या किया, डेटर की जगह पे आके क्रेडिटर को पेमेंट किया। पूरा सेक्शन ही यही कह रहा है कि भाई वो उसके डिफॉल्ट के केस में उसकी जगह पे आके पेमेंट करता है, ठीक है। वो गारंटी किसकी ले रहा है, वही डेटर की, कह रहा है कि इसने गलती की तो मैं कर दूंगा, मतलब उसके बिहाफ पे, उसकी जगह पे आके। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, उसकी जगह पे आ जाता है वो, उसकी जगह पे आके, क्योंकि उसने क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो उसकी जगह कैसे, अब उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है, भाई अब मैंने तो कर दिया, अब तुम मेरे मुझे रीइंबर्स करो। को एक्सटेंसिव का मतलब यही होता है, को एक्सटेंसिव का एग्जैक्ट यही मतलब होता है कि भाई तुम्हारे जगह पे आके लाइबिलिटी उतनी ही है मेरी, जितनी तुम्हारी उतनी ही मेरी, एकदम बराबर है, तुम्हारी लाइबिलिटी घटेगी मेरी भी घटेगी, तुम्हारी खत्म मेरी भी खत्म। तो इसके लिए यही कहते हैं द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मतलब उसको सब्सटीट्यूट कर देता है, उसकी जगह पे आके उसने क्रेडिटर को पेमेंट किया, ठीक है। अब क्योंकि उसने उसको पेमेंट किया है डेटर की जगह पे आके, तो अब यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और डेटर का बन जाता है कि मैंने मेरा काम तो कर दिया, मेरा क्या काम था कि तुम डिफॉल्ट करोगे तो तुम्हारी जगह पे मैं कर दूंगा, मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब यहाँ मुझको रीइंबर्समेंट चाहिए तो मुझे रीइंबर्स फिर तुम करोगे। यही होती है श्योरिटी की लाइबिलिटी।
देखिए, द श्योरिटी इज लायबल फॉर द एग्जैक्ट सेम अमाउंट एज द प्रिंसिपल डेटर। जितना डेटर का है उतनी ही लाइबिलिटी श्योरिटी की है। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है? प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, अगर जो भी इंटरेस्ट आ रहे हैं, जो सारी मतलब क्लियरली हम कह रहे हैं जितना डेटर का वो सारी श्योरिटी की। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट, लीगल फीस, पेनाल्टी, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। कब शुरू होता है कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी? श्योर किसकी लाइबिलिटी? श्योरिटी की। श्योरिटी की लाइबिलिटी कब शुरू होती है, कब आती है? तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही यही कह रहा है कि भाई तब आती है जब डिफॉल्ट हुआ, डेटर डिफॉल्ट कर गया, मतलब उसने पेमेंट नहीं किया, उसने परफॉर्मेंस नहीं की। जब वो डिफॉल्ट कर गया तब आएगा, अपॉन डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। डिफॉल्ट हो गया तब यहाँ पे आ गया कौन? यहाँ पे आ गया श्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या देखिए, द श्योरिटीज ऑब्लिगेशन इज सेकेंडरी while the principal debtors obligation is primary। यहाँ पे प्रिंसिपल लेटर की ड्यूटी, पहले ऑब्लिगेशन किसका है? प्रिंसिपल लेटर का है, उसको करना है ना पेमेंट, उसको करना है यहाँ पे अपनी ड्यूटीज फुलफिल। लेकिन क्योंकि उसने नहीं किया, उसके पार्ट पे डिफॉल्ट हो गया, तब आएगा वहां पे पिक्चर में श्योरिटी। और श्योरिटी उसकी जगह पे पेमेंट कर रहा है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर क्या है? इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी केस में इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है, क्योंकि जब लॉसेस हो गए, अब अगर तो तुमको ही वहां पे आके उस चीज को कवर करना है, लॉस को। यहाँ पे उसकी गलती हो गई, पहले एक पार्टी गलत हो गई, उसके बाद वो पिक्चर में आ रहा है श्योरिटी। लेकिन इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ही यही था कि जहां ही लॉस हुआ तो तुम ही पिक्चर में आओगे, तो प्राइमरी ड्यूटी इंडेमनीफायर की ही है। वहां प्राइमरी ड्यूटी इंडेमनीफायर की, यहाँ श्योरिटी की सेकेंडरी ड्यूटी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट था श्योरिटी की लाइबिलिटी का। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें दो तीन चीजें याद रखने की है, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ, एक तो कोएक्सटेंसिव टर्म। ठीक है, पहला कोएक्सटेंसिव, और कोएक्सटेंसिव का मतलब क्या है? इक्वल टू प्रिंसिपल डेटर। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होने के बाद, क्योंकि श्योरिटी की लायबिलिटी ही तब शुरू होती है जब डिफॉल्ट हो जाता है, तो डिफॉल्ट के बाद श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो को एक्सटेंसिव सेक्शन 128 क्या कह रही है कि को एक्सटेंसिव होती है इनकी लायबिलिटी, मतलब प्रिंसिपल डेटर के बराबर। और जो डिफॉल्ट होते ही, क्योंकि कोएक्सटेंसिव है, क्योंकि कोएक्सटेंसिव है, इसलिए श्योरिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर की जगह पे आ जाता है, तभी उसकी जगह पे आया, तभी तो उसने पेमेंट किया क्रेडिटर को। तो यही कॉन्सेप्ट है श्योरिटी की लाइबिलिटी का। अब 129 से इसी का एक पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का ही एक पार्ट है, कंटिन्यूइंग गारंटी। ये पढ़ना हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डिफरेंस समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डिफरेंस क्या है, इनके बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो पार्टीज का अंतर होता है। भाई इंडेमनिटी में दो पार्टी है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। ठीक है, लेकिन गारंटी में तीन पार्टी है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, तीन पार्टी। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है? यहाँ पे इंडेमनीफायर की प्राइमरी लाइबिलिटी है। जैसा मैंने अभी बताया कि भाई जहां लॉसेस हुए वहां पे कोई और है ही नहीं, तुम ही आओगे, दो ही पार्टी ही है, इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर। अब इंडेमनीफाइड को तो लॉस ही हो गया, जब उसको लॉस हो गया तो तुम ही आओगे ना, फिर दो ही पार्टी है।
और यहाँ पे क्या, यहाँ तीन पार्टी है तो यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है, प्राइमरी डेटर की होती है। पहले तुम अगर कर दोगे पेमेंट, तुमने पूरा परफॉर्मेंस कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी फिर आएगी ही नहीं, लेकिन क्योंकि तुम डिफॉल्ट कर गए तो वहां पे फिर मेरी लाइबिलिटी आ गई। श्योरिटी इज सेकेंडरी, प्राइमरी लाइबिलिटी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ठीक है। टाइम ऑफ लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर अराइजेस ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ कंटिंजेंसी। अगर कोई कंटिंजेंसी होती है तब यहाँ पे इंडेमनिफायर का रोल आएगा। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट का देखा, जैसे मान लीजिए कि आग लग गई, अब अचानक से या तो तुम्हारी वजह से या किसी और वजह से अब आग लग गई, अब जब लग गई तब इंडेमनिफायर का रोल आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, गारंटी में लायबिलिटी इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बट स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइजेस व्हेन प्रिंसिपल डेटर फॉल्स फेल्स। ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है होना, यहाँ पे कंटिजेंसी है, हो भी सकता है नहीं भी। यहाँ पे ऐसा है कि वो एग्जिस्टेंस में है ऑलरेडी, वो चल रहा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है, लेकिन जहां फेल करेगा तब श्योरिटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। टाइम टू एक्ट, ये क्या कह रहा है देखिए, द इंडेमनिफायर नीड नॉट नेसेसरली एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड के रिक्वेस्ट पे काम करे ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या होता है कि भाई जब लॉस इनकर हुआ तब जाके करे, लेकिन गारंटी के केस में श्योरिटी मस्ट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। दूसरा, नेक्स्ट, राइट टू sue थर्ड पार्टी। Indemnifier cannot sue a third party for loss in his own name as there is no privity of contract. Such a right would arise only if there is an assignment in his favor. और गारंटी में श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राइट बिकॉज ही गेट्स ऑल द राइट्स ऑफ क्रेडिटर आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट्स। यहाँ पे क्या है कि भाई जैसे ही क्रेडिटर को डेट पूरा किया, डेट उसको दे दिया, हो गया, कंप्लीट कर दिया, मतलब अपने पार्ट का परफॉर्मेंस कर दिया उसने, वैसे ही वो डेटर की जगह पे, वैसे ही वो हो जाता है भाई क्रेडिटर की जगह पे आ गया और अब मुझको रीइंबर्समेंट चाहिए। श्योरिटी का रोल एक्चुअली, जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन की बात कर रहे हैं, दो बार दो अलग पोजीशन पे आ रहा है। जैसे हमने किस वजह में तीन पार्टी करी, श्योरिटी, डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर। ठीक है। तो जब श्योरिटी और क्रेडिटर के पेमेंट की बात आती है तो श्योरिटी यहाँ पे क्या बन गया, डेटर के शूज में आ गया। श्योरिटी डेटर बन के तब उसने क्रेडिटर का पेमेंट किया। अब जब वो उसने डेटर का बन के क्रेडिटर को पेमेंट कर लिया तो वो यहाँ पे क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर के शूज में अब आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, डेटर को इसको पैसे देने, श्योरिटी को पैसे देने, तो दो बार दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी की जगह बदलती है। एक बार वो डेटर के रोल में आता है, दूसरी बार क्रेडिटर के रोल में आता है। नेक्स्ट, इंडेमनिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, वी कवर द लॉसेस। और गारंटी का क्या है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है। कॉम्पिटेंसी, ऑल पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। सब पार्टीज, सब पार्टीज क्या मतलब, दो ही पार्टी है, कॉम्पिटेंसी दोनों की जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। माइनर इज ए प्रिंसिपल डेटर, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। एक माइनर भी यहाँ पे डेटर हो सकता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में, जो अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज क्या होता है कि गारंटर अगर जो माइनर है उसने किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो प्रिंसिपल डेटर है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है, ओनली वन, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड के बीच है। यहाँ पे जैसे तीन पार्टी है वैसे तीन कॉन्ट्रैक्ट भी है, क्रेडिटर और डेटर के बीच, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, श्योरिटी और डेटर के बीच, तीन कॉन्ट्रैक्ट। और एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, एक प्रिंसिपल। सो विद दिस हमने इतने सेक्शंस अभी तक कवर कर लिए हैं, 74, 75, 73, 74, 75, तीन वेरी स्मॉल सेक्शंस जो हमने ऑलरेडी थियोरेटिकली वो पढ़ लिखे थे। कॉन्सेप्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू ऑल रिमेंबर, तो हम उसमें रेमेडी को डिस्कस करते वक्त हमने ये कॉन्सेप्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस, पेनाल्टी और ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि कैसे कैसे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। बट सेक्शंस हमने आज कवर किए, 73, 74, 75, तीन सेक्शंस कॉम्पनसेशन के।
उसके बाद हम चैप्टर 8 पे आ गए, जहां हमने शुरुआत की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। 124 एंड 125 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, जिसमें हमने देखा इंडेमनिटी का मतलब ये लॉसेस को कवर करना। तो जब लॉस हो जाएगा, एक पार्टी जो प्रोमिसर है वो इंडेमनीफायर है, जो प्रोमिसी है वो इंडेमनीफाइड है। अब इंडेमनीफाइड को जब लॉस होता है तो इंडेमनीफाइड पिक्चर में आके उन लॉसेस को कवर करेगा। ठीक है, यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे। गारंटी का मतलब ये जैसे गारंटी लेना किसी की, भाई अगर इसने नहीं किया तो मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे तीन पार्टी हुई, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। श्योरिटी जो गारंटी ले रहा है, मतलब प्रोमिसर हो गया। ठीक है, जिसके लिए ले रहा है वो प्रिंसिपल डेटर हो गया, और जिसको प्रॉमिस दे रहा है मतलब प्रोमिसी, उसे हम कहेंगे क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ तीन पार्टी है और तीन कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो सबसे पहले तो डेट होना चाहिए तभी वो गारंटी आएगा, तो क्रेडिटर डेटर के बीच का। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच, कि भाई अगर डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसकी जगह पे डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रिगेशन का प्रिंसिपल, वो द श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ डेटर और वो क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। और जब वहां पेमेंट कर दिया उसने, क्रेडिटर को डिस्चार्ज कर दिया, क्रेडिटर तो डिस्चार्ज हो गया, डेटर की जो लाइबिलिटी थी क्रेडिटर के लिए वो डिस्चार्ज हो गई, वो हो गया। तो नाउ द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। और अब डेटर और क्रेडिटर, डेटर और श्योरिटी के बीच हु इज इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर, अब एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जहां डेटर को श्योरिटी को रीइंबर्स करना है। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी, ये तो पार्टीज के बारे में हुआ कि भाई श्योरिटी की लाइबिलिटी 128 में जो बात करते हैं, श्योरिटी की लाइबिलिटी हमने देखा प्रिंसिपल डेटर की को एक्सटेंसिव होती है, मतलब उसके बराबर जितनी प्रिंसिपल डेटर की उतनी ही लाइबिलिटी श्योरिटी की होगी। द प्रिंसिपल इज द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तो उसके बराबर ही लाइबिलिटी होती है। ठीक है, यहां तक हमने कवर कर लिया आज। इसके बाद फिर 129 से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का ही एक टाइप होता है कंटिन्यूइंग गारंटी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग। सो ये चैप्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो खत्म हो गया, बस दो ही सेक्शन थे, गारंटी की बात कर रहे हैं। 120 से लेके 126 से लेके 147 तक, तो हम अलग अलग करके एक एक करके प्राइमरली आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें इसमें क्या चीजें ज्यादा पढ़ने को मिलेंगी, वो है राइट्स, कि किस पार्टी का क्या राइट होगा। ये सारी चीजें ही हमें मेनली एक एक करके सेक्शंस में पढ़ने को मिलेंगी। सो विद दिस आज का लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, एंड आई होप कि आई हैव मेड थिंग्स क्लियर। इन केस ऑफ एनी डाउट, आपको अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कुछ जानना है, पूछना समझना, you may reach to us via our contact numbers। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है जुडिशियल लॉ क्लासेस के, आप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडीज पे हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। सो हमारे हमारे आप किसी भी तरीके की डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कुछ भी हमसे जुड़े। एंड stay tuned, keep studying, take care you all, and see you all in the next lecture.